नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एन भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 6 अक्टूबर 2025। हम लोग जो है 6 अक्टूबर 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, एक आपको यहाँ पर इमेज दिखाई पड़ रहा है और इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कहाँ की प्रधानमंत्री बन रही है ना। वैसे आप लोगों को हेडिंग लाइन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जापान की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बन रही है। तो यहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उस पर बातचीत करेंगे हम लोग आगे चलकर। आइए हम लोग आ जाते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम लोग के सामने में क्या है? दिवस से संबंधित प्रश्न है और दिवस से संबंधित प्रश्न हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया है, ये आइए बातचीत कर लेते हैं। आप लोग यदि जुड़ चुके हैं तो साथ साथ जो है कमेंट करते रहिएगा और बनाते रहना है साथ साथ, है ना। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कि यहाँ पर जो है प्रश्न क्या है, पढ़िए। विश्व शिक्षक दिवस पूछ रहा है कि विश्व शिक्षक दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि विश्व शिक्षक दिवस जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए इस तरह का प्रश्न जो है, प्रश्न आसान रहता है, जब परीक्षा में पूछा जाता है लड़कों से गलत हो जाता है। लड़का लोग क्या मारता है इसका आंसर, तो ये 5 सितंबर जो है ये भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कि 5 सितंबर को जो है भारत में आपको देखने को मिलेगा क्या, शिक्षक दिवस। उसको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी कह सकते हैं, लेकिन यदि पूछे कि विश्व शिक्षक दिवस, तो विश्व शिक्षक दिवस जो है हम लोग मनाते हैं कब, तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाया जाता है, तो विश्व शिक्षक दिवस आपको 5 अक्टूबर को ध्यान रखेंगे। जबकि 5 सितंबर को कौन सा, तो भारत में, केवल भारत में जो है आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में जो है ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है समझ में आ रहा है कि 5 सितंबर को केवल भारत में, जबकि यदि पूछे कि विश्व पूछे, वर्ल्ड पूछे, तो ये आपको 5 अक्टूबर में विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन जो है भविष्य को आकार देने में शिक्षकों के योगदान को समर्पित है और दुनिया भर के शिक्षक जिज्ञासा जगाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं और ज्ञान की यात्रा में शिक्षार्थियों को, जो कह सकते हैं कि अभ्यर्थियों को या जो विद्यार्थी रहते हैं उनको क्या करते हैं, आपको मार्गदर्शन देने का काम करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस की स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा जो है कब की जाती है, ये 1994 में की जाती है। तो विश्व शिक्षक दिवस याद रखना है आपको कि इसकी स्थापना जो है आपको संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक कार्यक्रम के द्वारा जो है आपको 1994 में की जाती है ना। तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा है। अंतर आसान सा अंतर रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न तो आसान रहता है और पहला प्रश्न रहता है और पहला ऑप्शन ही रहता है 5 सितंबर, और लड़का सब जो है 5 सितंबर टिक करके आगे बढ़ जाता है, लगता है कि प्रश्न जो है उसका सही है ना, आंसर उसका वो सही दिया। लेकिन जब मिलाते हैं आंसर तब पता चलता है कि नहीं, विश्व शिक्षक दिवस जो है कितने तारीख को, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व शिक्षक दिवस और भारत का शिक्षक दिवस है ना, भारत में केवल 5 सितंबर को और विश्व में 5 अक्टूबर को। उम्मीद है कि आप लोग अब जो है अंतर समझ चुके होंगे और प्रश्न किसी भी तरह से पूछे तो आसानी से बन जाए। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों के सामने में क्या है कि जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। यहाँ पर है आप लोगों को जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यही आप लोगों को प्रश्न था। थीम पर जो प्रश्न देख रहे थे, मुख्य पृष्ठ पर जो देख रहे थे, तो ये आपको देख रहे थे कि जापान के प्रधानमंत्री, तो जापान के नए प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, ध्यान, बने नहीं है ना, ये आने वाले दिनों में बन सकते हैं। तो ये है आपको संभावना है, और संभावना लगभग 90% है कि संभावना यही प्रधानमंत्री बनेगी जापान की। ये आपको है कौन, साने तकाइची है। कौन है, साने तकाइची है, और साने तकाइची जो है जापान की नई प्रधानमंत्री बन रही है। कौन बन रही है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि साने तकाइची जो है जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन रही है। क्या है, जापान की पहली बार, कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा, पहली बार जापान में देखने को मिलेगा एक महिला प्रधानमंत्री, और उसका क्या नाम है, तो इसका नाम है आपको साने तकाइची। क्या नाम है, इनका जो नाम है आपको देखने को मिल रहा है क्या, साने तकाइची है ना। तो जापान की ये पहली प्रधानमंत्री बनने वाली है, और ये जो है आपको किस पार्टी की है, तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की। जब भी इम्पोर्टेंट कोई
प्रधानमंत्री रहेगा, है ना, किसी भी देश का, तो वो आपको ध्यान रखना है शुरुआती अवस्था में कुछ दिनों तक कि ये किस पार्टी से जीत कराती है। पार्टी पूछा जाता है ना, तो पार्टी ध्यान रखना है कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की इनको जो है अध्यक्ष वर्तमान में चुना गया है, और जो अध्यक्ष रहते हैं यदि वो पार्टी जीतती है तो उन्हीं का प्रधानमंत्री बनता है। तो यहाँ पर जो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिनको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलडीपी के नाम से जाना जाता है, और एलडीपी का जो अध्यक्ष है कौन बनी है, तो साने तकाइची बनी है। और यही हो सकती है कि आपको जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के दौर में ये शामिल है, सबसे आगे ये चल रही है ना। तो आने वाले दिनों में ये बनेगी प्रधानमंत्री। लेकिन यदि पूछे कि वर्तमान में भी कौन है, तो वर्तमान में जो है शिगेरू इशिबा है। कौन है ये जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो आपको नोट करके दिए हैं, तो ये प्रधानमंत्री कौन है जापान के वर्तमान में, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। कौन है वर्तमान में, तो इनका कार्यकाल समाप्त होने के आसपास है, तो इनका कार्यकाल समाप्त होगा। जैसे इनका कार्यकाल समाप्त होगा तो हो सकता है, ये संभावना जताई जा रही है कि साने तकाइची जो है जापान की नई प्रधानमंत्री बनेगी। और जैसे ही जापान का नाम आया है, तो जापान के बारे में आपको प्रतिदिन बताते हैं कि जब भी देश का नाम आएगा तो देश की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है, इतना तो याद रखना चाहिए। यदि इंपॉर्टेंट देश है तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री के बारे में भी। तो यहाँ पर जो है जापान की राजधानी, सभी को उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी को मालूम होगा कि जापान की राजधानी क्या है, तो टोक्यो है। यदि याद नहीं है तो आप याद रखिएगा, जापान की राजधानी टोक्यो। और मुद्रा जो यहाँ चलती है, मुद्रा कौन सी चलती है, जापानी येन मुद्रा चलती है। और वर्तमान में आपको बता चुके हैं कि वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री, अभी जो प्रधानमंत्री हैं आपको शिगेरू इशिबा है, लेकिन आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री बनने वाली है ये आपको साने तकाइची बनने वाली है। तो साने तकाइची लगभग है कि 90% से ज़्यादा चांस बन रहा है कि आपको जापान के जो नए प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए आपको पहले ही ये प्रश्न कवर करवा चुके हैं कि जापान की नई प्रधानमंत्री, ये जो आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है आपको कौन सा, तो ये साने तकाइची है ना। तो ये संसद, जापान की संसद का जो है आपको इमेज लिया गया है, और यही प्रधानमंत्री बन रही साने तकाइची ही आपको आने वाले दिनों में फिक्स है। लगभग है कि 90% है, तो संभावना ऐसी जताई रही कि लगभग बन ही जाएगी, है ना। और जापान की ये क्या बनेगी, पहली प्रधानमंत्री बनेगी, महिला के तौर पर। पहली नहीं कह सकते, पहली महिला प्रधानमंत्री बनेगी, है ना। तो पहली महिला प्रधानमंत्री आपको देखने को मिलेगा कि जापान की आपको साने तकाइची बन रही है। तो याद रहेगा साने तकाइची के बारे में। तो साने तकाइची जब बनेगी उनके बारे में एक बार फिर से, जब भी ये नियुक्त हो जाएंगे प्रधानमंत्री, तो उस वक्त तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको ये उस दिन बताएंगे कि आपको ये प्रश्न पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ कमेंट करते रहिएगा। अभी तक लग रहा है आप लोग जुड़े नहीं हैं, तो जो जिनके पास नोटिफिकेशन चला गया होगा तो आप लोग जुड़िए, है ना, साथ साथ बनाते रहिए। और यहीं पर हम लोग देख लेते हैं अगला नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों का क्या है और किस से संदर्भित है। तो ये भी आपको जो है देखने को मिलता है, इंटरनेशनल रिलेशन से संदर्भित है प्रश्न। क्या है, तालिबान। नाम सुने हैं तालिबान का। अफगानिस्तान में जो शासन चल रहा है किसका, तालिबान का चल रहा है। और तालिबान, अफगानिस्तान को तालिबान के नाम से भी और भी वर्तमान में वहाँ का शासन चल रहा है, तो इसको जानते हैं। तालिबान के विदेश मंत्री, समझ चुके हैं ना, अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे थे। तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं कौन है, इसका क्या नाम है, अमीर खान मुत्ताकी। क्या नाम है, अमीर खान मुत्ताकी। और ये आ रहे हैं भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, है ना। और पूछा जा रहा है कि ये भारत की यात्रा पर कब आ रहे हैं। अब तो देखिए, जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन, यहाँ पर हम लोग कहानी करेंगे, पहले आंसर ही पहले बता देते हैं तब बात करते हैं। तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं इसका क्या नाम है, आपको अमीर खान मुत्ताकी हैं। और ये जो आपको लगभग भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, कितने तारीख को, ये 9 से 10 अक्टूबर को जो है ये आपको लगभग भारत की यात्रा पर 9 से 16 अक्टूबर के जो बीच में है, ऐसा संभावना जता रहे कि 9 से 16, लेकिन उम्मीद ऐसा है कि 9 से 10 अक्टूबर को जो है आपको ये भारत की यात्रा पर लगभग आने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि किस देश के, तो ये आपको अमीर मुत्ताकी जो है आपको किस देश के, तो ये अफगानिस्तान के। और अफगानिस्तान में जो वर्तमान में है तालिबान का शासन है। और 15 अगस्त 2021 को यहाँ पर जो है तालिबान जो है अपने अंडर में ले लेता है अफगानिस्तान को, है ना। और ये तालिबान के अंतर्गत हो जाता है, तालिबान शासन के अंतर्गत हो जाता है। कौन सा, अफगानिस्तान, उस पर कब्जा कर लेता है ना। ये आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे या पढ़ाया गया होगा आप लोगों को कि 2021 में जो है अफगानिस्तान पर किसका शासन हो जाता है, तालिबान का शासन हो जाता है। उससे पहले जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन होती थी। जब लोकतांत्रिक शासन हुआ करता था तो वहाँ पर दूतावास भी, भारतीय दूतावास भी था, अभी भी दूतावास था। लेकिन जैसे ही तालिबान का यहाँ पर शासन आता है, आप लोग देखे होंगे क्या, जितने भी अधिकांश देश जो है अपना दूतावास वहाँ पर क्या कर देता है, बंद कर देता है। और इसी में आपको एक भारत भी देखने को मिलता है, जो भारतीय अधिकारी जो है काबुल स्थित दूतावास क्या करता है, बंद करके कहाँ, दिल्ली लौट आते हैं। ये आपको दूतावास जो है 2021 में बंद कर देते हैं। तो बंद कर देते हैं तो सीधी बात है कि आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच में जितने भी जो भी संबंध था, सांस्कृतिक संबंध कह सकते हैं, आर्थिक संबंध कह सकते हैं, है ना, जो भी संबंध था सभी एक तरह से आपको टूटते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है अब जो है अफगानिस्तान को एक एहसास हो गया है कि भारत के बगैर जो है काम नहीं चलने वाला, क्योंकि भारत जो है बहुत ही आपको सहायता पहुंचाया है अफगानिस्तान को। वहाँ पर जो है हॉस्पिटल खोला गया है इंदिरा गांधी के नाम से, जो IGMS आप देखते हैं यहाँ पर आप
पटना में भी आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सारी जगह से आईजीएमएस देखने को मिलता है। आईजीएमएस आपको अफगानिस्तान में भी है ना, इंदिरा गांधी जो आपको अस्पताल आपको देखने को मिल रहा है उसके नाम से बहुत सारा वहाँ पर कह सकते हैं कि काम किया गया है भारत सरकार के द्वारा, है ना। ये तो क्या, लेकिन कब से फिर से बंद हो गया है? 2021 से जब से तालिबान का शासन आया था तो उसके बाद जो फिर से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब देखा ऐसा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद जो अब लगभग 4 वर्ष हो चुका है, 4 वर्ष बीत चुका है, तो 4 वर्षों के बाद जो है तालिबान जो है फिर से भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। और दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो उनके जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, तो आमिर खान मुत्ताकी भारत की यात्रा पर 9 से 10 अक्टूबर, इसी वजह से जो है जब भी यदि आ रहे हैं अफगानिस्तान के तालिबान के विदेश मंत्री, तो स्वाभाविक बात है कि अब जो है भारत और अफगानिस्तान में फिर से मित्रता की एक जो राह थी वो आगे बढ़ने की परंपरा रहेगी, है ना, आगे बढ़ेगी। और इस वजह से जो है आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? आमिर खान मुत्ताकी आ रहे हैं। तो समझ रहे हैं बात को। और अफगानिस्तान के बारे में यदि बात है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बारे में नाम आया है तो अफगानिस्तान के बारे में आपको बता चुके हैं कि जब भी आएगा कोई भी देश तो आपको क्या रखना है, कम से कम आपको राजधानी और यहाँ पर जो करेंसी मुद्रा क्या चलती है वो तो आपको याद ही रखना है। तो यहाँ पर देखना है अफगानिस्तान का जो राजधानी है, तो अफगानिस्तान का राजधानी क्या है? आसान सा राजधानी है, काबुल राजधानी है। बहुत बार आप हिस्ट्री में भी पढ़ते आ रहे हैं काबुल के बारे में, तो काबुल राजधानी है। और मुद्रा के बारे में बात करें कि करेंसी के बारे में बात करें तो करेंसी यहाँ पर जो चलती है अफगानी चलती है। कौन सी मुद्रा चलती है? तो अफगानी मुद्रा चलती है। और ये जो आपको देश देखने को मिल रहा है ना, ये जो आपको कलर भाग में देखने को मिल रहा है यही आपको अफगानिस्तान है। और ये जो देश है आपको अफगानिस्तान लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक देश किसको बोला जाता है? स्थल अवरुद्ध देश बोला जाता है। इसको आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, जब आप एटलस में देखने को आपको मिलेगा अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान देखिएगा क्या किसी न किसी देश से आपको सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ से अफगानिस्तान, स्वाभाविक बात है कि पाकिस्तान से, है ना, अफगानिस्तान की सीमा जो है भारत से भी टच होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो सीमा है आपको अफगानिस्तान की जो सीमा आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? ऊपर वाला जो अवस्था है ये आपको भारत से भी देखने को मिलता है 106 किलोमीटर का। लेकिन ये अभी वर्तमान में किसके पास है? पाकिस्तान के पास जो है पीओके है, पीओके वो पाकिस्तान के अधिकार में है। तो अभी यदि वर्तमान की बात करते हैं तो ये वर्तमान में जो है सीमा साझा करता है, किस किस देशों से सीमा साझा करता है? अफगानिस्तान। आइए एक नज़र देख लेते हैं। तो ये आपको सर्वाधिक किससे? पाकिस्तान से। किससे सर्वाधिक? स्वाभाविक बात है पड़ोसी देश इसका पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान सर्वाधिक कर रहा है। उसके बाद हल्का जो है ये आपको चाइना से भी सीमा साझा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ताजिकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से और ईरान से, सेकंड में जो है ईरान से आपको देखने को मिलेगा। तो सर्वाधिक ये पाकिस्तान से ही सीमा साझा करता है, आपको देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान देखिए अच्छे से, तो इसको क्या कहीं पर भी समुद्र है? कोई भी आपको महासागर या सागर इसके आसपास नहीं है। तो ये जो है आपको किसी न किसी देश पे जो है डिपेंडेंट हो जाता है निर्यात आयात करने के लिए। स्वाभाविक बात है कि निर्यात आयात करने के लिए। और जो लैंड लॉक देश होते हैं थोड़ा सा वो क्या हो जाता है? पिछड़ जाता है इसी मामले में। तो इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा सा देखने को मिलता है, आर्थिक दृष्टि से देखिएगा तो अफगानिस्तान क्या देखने को मिलता है? थोड़ा सा पिछड़ापन यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो है आपको लैंड लॉक देश है, आपको इसके बारे में ज्योग्राफी में ज़्यादा जानकारी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न पे क्या है? अगला प्रश्न क्या है? और अगला प्रश्न जो आपके लिए है महत्वपूर्ण, आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आप बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके सिविल की बात करना है, तो सिविल में जो है आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, या आप तैयारी कर रहे हैं बिहार का टीचर वाला, ठीक है, तो टीचर वाले में भी ये आपको एग्जाम जो शिक्षक वाला जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी जो बीपीएससी लेवल से जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? छोटे एग्जाम में लगभग नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो ग्रुप डी लेवल में ये नहीं पूछा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना है, पूछने का तो कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या है कि किस संगठन ने जो है पृथ्वी सूर्य, क्या है? पृथ्वी सूर्य और लैंग्रेज पॉइंट 1, किसके बारे में बात कर रहे हैं? लैंग्रेज पॉइंट 1 आपको जो है पूछा जा रहा है कि लैंग्रेज पॉइंट 1 जो है हेलियोस्फीयर, सौर हवा, ऊर्जावान कणों का जो है अध्ययन करने के लिए IMAP मिशन जो है लॉन्च किया है। समझ रहे हैं प्रश्न को? पहले प्रश्न को समझेंगे अच्छे से। क्या आप लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी यदि बता सकते हैं? आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कम से कम आपको क्या कर देना है, जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, जिस भी चैनल पर देख रहे हैं, तो आप इसको क्या करना है? लाइक तो कर दीजिए, है ना, लाइक करिए, ठीक है। या आप आंसर बताना चाहते हैं तो आप आंसर बताइए। चलिए, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर जो है आंसर क्या बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा, आप बता सकते हैं कि आंसर यहाँ पर क्या बनेगा? तो आंसर जो इसका बनेगा नासा बनेगा। कौन सा आंसर बनेगा? संगठन पूछा रहा है तो इसका आंसर जो बनेगा नासा आंसर बनेगा, है ना। चलिए सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, आप लोगों को देख रहे थे क्या सही से चल रहा है? नहीं कि वीडियो आप लोगों के पास सही से जा रहा है, आवाज़ सही से जा रहा है? बिल्कुल सही से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए सही है।
कमेंट करिएगा, यदि आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट करते रहिएगा। कमेंट किनका आ रहा है? चलिए मनीष जी का कमेंट आ रहा है। चलिए आंसर दीजिए मनीष जी, है ना, कोशिश करिए आंसर देने का, है ना, जो भी आंसर आपको लग रहा है तो आंसर देने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जो है किस संगठन, तो आंसर आपको बता चुके कि आंसर जो होगा यहाँ पर आपको नासा होगा। लैंग्वेज पॉइंट क्या होती है उस पर हम बातचीत करेंगे। इमेज दिखा के जब आपको बातचीत करेंगे तो समझाना आपके लिए बेहतर होगा, कि आसानी से आप समझ में भी आपको आ जाएगा कि कैसे L1 होता है। वैसे L1 1 होता है, L1 2 होता है, L1 3 होता है, L1 4 5 होता है, लेकिन आपको सभी के बारे में जानकारी की आवश्यकता नहीं है। केवल यदि आप L1 याद रखते हैं तो आपका प्रश्न जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। आप एक और नाम सुने होंगे आदित्य L1 का, है ना, उसमें भी देखिएगा तो L1 लगा हुआ है। आदित्य L1 जो है भारत की तरफ से जो है, इसरो की तरफ से जो है छोड़ा गया था, और वो भी क्या था, सूर्य। आदित्य किसको बोलते हैं? सूर्य को बोला जाता है। पर्यायवाची की तरफ जो है सूर्य को बोला जाता है आदित्य। तो आदित्य जो है हम लोग नाम रखे थे, आदित्य L1 जो रखे थे वो भी सूर्य के अध्ययन के बारे में हम लोग भेजे थे, है ना। अभी आदित्य L1 के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी क्या प्रश्न बात करते हैं, करंट अफेयर्स पर अभी केवल बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नासा के नाम से बात करते हैं। और नासा का फुल फॉर्म आपको नीचे में लिखा हुआ है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नीचे में आपको लिख दिए हैं फुल फॉर्म। तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने जो है आपको पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी सूर्य लैंग्वेज पॉइंट L1 से क्या किया है, पृथ्वी सूर्य लैंग्वेज पॉइंट L1 से बात करेंगे। टेंशन नहीं लेना है, बात करेंगे ये क्या होती है। यदि जान रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे हैं उसको समझा देंगे। तो पृथ्वी सूर्य और लैंग्वेज पॉइंट L1 से जो है आपको हेलियोस्फीयर, सौर हवा, ऊर्जावान कणों का अध्ययन करने के लिए जो है आपको IMAP मिशन को क्या किया गया है, आपको लॉन्च किया गया है। यह मिशन जो है हेलियोस्फीयर, जो कि सूर्य के बाहर का जो बुलबुला होता है, आपको सूर्य जो ज्वाला देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या करेगा, ये अध्ययन करेगा। सीधे तौर पर आते हैं, जो हेलियो है, हेलियो क्या करेगा, सूर्य के बारे में क्या करेगा, अध्ययन करेगा। और इस मिशन का नाम क्या है, तो IMAP मिशन का नाम है, जो सौर हवा से उत्पन्न होता है। और सौर हवाओं और ऊर्जावान कणों की गतिशीलता को ये क्या करता है, समझने में ये मदद करने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी सूर्य लैंग्वेज पॉइंट L1 से जो है हेलियोस्फीयर, सौर हवा के बारे में अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजा गया है। और मिशन किसके द्वारा भेजा गया है, तो ये आपको नासा के द्वारा भेजा गया है। जब आदित्य के बारे में पूछेगा तो आदित्य किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। तो आदित्य तो पुराना हो चुका है, अभी हम लोग करंट अफेयर्स के अंतर्गत नासा के बारे में याद रखेंगे। और ये नासा का एक जो नाम आया है, तो नासा के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी रखिए कि नासा की स्थापना कब होती है। तो यहाँ पर जो आपको नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, नासा के बारे में। तो नासा की स्थापना कब होती है, तो नासा की स्थापना जो होती है आपको 1958 में होती है। यदि आपसे मुख्यालय पूछे कि नासा का मुख्यालय वर्तमान में क्या है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, जो कि आपको अमेरिका की राजधानी भी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसको बोला जाता है। ठीक है, आइए हम लोग समझ लेते हैं, क्या समझते हैं, आपको L1 के बारे में समझते हैं ना। ये जो आपको है L1 क्या होता है, आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है ये लाइन समझ लीजिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है पृथ्वी और सूर्य लैंग्वेज पॉइंट, क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी और सूर्य लैंग्वेज पॉइंट लिखा हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर आप इमेज पहले देख लीजिए, इमेज आपके पास जा रहा है, उम्मीद है कि आप जा रहा है ना। कमेंट भी आप लोगों का देखते चलते हैं, कमेंट आप लोग कौन कर रहे हैं, कमेंट, है ना। चलिए, तो नासा बिल्कुल सही है, लक्ष्मी जी जिनका है तो ये आपको बिल्कुल सही है। आइए लैंग्वेज पॉइंट यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानकारी है थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता देते हैं। केवल L1 के बारे में बात करेंगे, है ना। आपके पास नाम आया है केवल अभी वर्तमान में L1 का, तो हम लोग जो है अभी केवल बात करेंगे L1 के बारे में। आप L1 2 क्या होता है, L1 3 क्या होता है, L1 4 क्या होता है, L1 5 यहाँ पर देखिएगा तो आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको देखिए येलो कलर में आपको देखने को मिल रहा है क्या, L1 देखने को मिल रहा है, L1 देखने को मिल रहा है ना। उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है क्या, L2 भी आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, L2 भी होती है। उसके बाद L विपरीत साइड में आपको L3 बनती है, उसके बाद L4 बनता है ना, और L5 बनता है। तो दाएं बाएं जो है आपको L4 5 बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसके बारे में अभी आपको विशेष जानकारी नहीं बताएंगे क्योंकि तब तो ज्योग्राफी का क्लास हो जाएगा। ज्योग्राफी में यदि जिनसे पढ़े होंगे, है ना, तो वो आपको बताए होंगे तो अच्छी बात है। यदि नहीं बताया है तो आप अपने टीचर से पूछिएगा कि L1 L2 L3 L4 5 क्या होती है। L1 के बारे में उम्मीद है कि सभी टीचर बताते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बताते हैं। L1 के बारे में जरूर आपको समझाए होंगे। आइए नहीं समझाएं तो यहाँ पर समझ लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि आपको समझाना आसान हो जाए किसी भी चैप्टर पर, है ना। चलिए बात कर लेते हैं। तो ये जो है आप देखने को मिलेगा क्या, L1 देखने को मिला। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब देखिए ये जो है आपको क्या है, सन है। यहाँ पर पेन थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि एक ही तरह से पेन है, तो थोड़ा सा सन है वो है ना, तो पेन थोड़ा सा आपको अलग कलर दे देते हैं। चलिए, ये जो आपको दिखने को मिल रहा है ना, व्हाइट जो आपको बीच में देखने को मिल रहा है, ये क्या है आपको, ये सन है ना।
यहाँ पर ये सन है ना, ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, सन है, ठीक है। और उसके बाद गौर से देखिएगा तो इस जगह आपको जो देखने को मिल रहा है, आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, आपको जहाँ पर हम लगा रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं, ये क्या है, आपको पृथ्वी है, ये क्या है, आपको पृथ्वी है, ठीक है। अभी हम लोग को चंद्र, पृथ्वी के बगल में आपको देखिए यहाँ पर चंद्रमा भी है, तो चंद्रमा से हम लोगों को अभी लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी चंद्रमा के पास नहीं जाए। अभी हम लोग केवल किसके किसके बारे में बात करेंगे, तो केवल हम लोग सन के बारे में बात करेंगे। ये जो भाग है सन का है और ये जो भाग है क्या है, पृथ्वी का है। और इस दोनों के बीच में देखिए एक पॉइंट बन रहा है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, L1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को जो है L1 बोलते हैं। और यहीं से जो है हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में, सन के बारे में। इससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो L1 जो है कह सकते हैं दोनों के मध्य की दूरी होती है। किसके मध्य की दूरी होती है, तो आपको सन और सूर्य के बीच की जो, आप इतना ही अभी जानिए, इससे ज्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है। तो L1 जो है आपको मध्य की दूरी, दोनों के बीच में आपको देखने को मिल रहा है L1 पॉइंट बन रहा है। कहां पर L1 पॉइंट बन रहा है, जहां से कह सकते हैं कि हम लोग सूर्य के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। दोनों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, सीधे तौर पर आपको L1 देखने को मिल रहा है। और यही होती है लैग्रेंज पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट बोला जाता है। और ये L1 के नाम से, जो कि आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच में मध्य में देखने को मिलता है। कहां पर देखने को मिलेगा, ये आपको सूर्य और पृथ्वी के मध्य में देखने को मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात को। और आइए, इससे ज़्यादा आपको अभी आवश्यकता नहीं, इससे ज़्यादा जो आपको कहाँ पर मिलेगा, क्लास में मिलेगा। तो आपको ये कौन से क्लास में, तो आपको ज्योग्राफी के क्लास में, जिनसे भी पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे, तो उम्मीद है कि आपको वहाँ पर बताया जाता होगा। नहीं बताया जाता होगा तो आपको जो है कभी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन वो आपको केवल ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। यहाँ पे जो है सभी तरह की क्लास होता है, सभी अलग अलग टीचर जो है पढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है बेहतर तरीके से जो भी सर हो रहते हैं आपको पढ़ाया जाता है। तो या आप कहीं पे भी पढ़े होंगे तो जरूर पढ़े होंगे, ऐसा ये आप लोगों को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि यहीं पर पढ़ना है। आप जहाँ पढ़े हैं, किसी भी टीचर से पढ़े हैं, तो आप जरूर पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। हम केवल बात करेंगे किस पे, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे कि क्या करंट अफेयर्स का योगदान है आपकी परीक्षा के लिए, क्या क्या पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं बात को, चलें अगले प्रश्न पर। तो समझ चुके होंगे ये जो आपको पृथ्वी, सूर्य और लैग्रेंज पॉइंट जो लिखा हुआ है L1 जो होती है, यहीं से हम लोग क्या करते हैं, सूर्य के बारे में, उससे ज़्यादा अधिक जा नहीं सकते हैं। अधिक जाएंगे तो आपको क्या होगा, सीधी सी बात है कि उससे आगे का जो है अभी तैयारी नहीं है लैग्रेंज पॉइंट L1 से ज़्यादा का। चलिए अगले प्रश्न पर बात करता हूँ। और अगला प्रश्न जो है आपको, जो नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा, 5 और 6 नंबर, दोनों बैंकिंग से संदर्भित प्रश्न है और बैंकिंग से संदर्भित प्रश्न है और आसान आसान प्रश्न है। आप लोगों को जो है पूछा जाता है CEO के बारे में, निदेशक और CEO के बारे में पूछा जाता है ना। तो और CEO के बारे में जब पूछा जाता है तो यहाँ पर जो है 2 CEO लिए हैं। कौन कौन सा लिए हैं, तो सबसे पहला जो आपको देखना है, दोनों 3-3 वर्षों के लिए है। 5 नंबर 6 वर्ष दोनों की बात करें, 5 और 6 नंबर जो प्रश्न है, 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए जो है आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रबंध निदेशक और CEO बात कर रहे हैं कि प्रबंध निदेशक जो CEO हैं, इनको किसको नियुक्त कर दिया है। इसका सही आंसर क्या है बताने की कोशिश कीजिए, यदि आप जान रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर जो बनेगा, क्या बनेगा, ये जो आपको बन रहा है ये कल्याण कुमार बन रहा है। कौन सा आंसर बन रहा है, ये कल्याण कुमार बन रहा है ना। तो 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसको नियुक्त कर दिया गया, कल्याण कुमार को नियुक्त कर गया। तो याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, बैंक देखने को मिलेगा, तो आपको याद रखना है कि उनका जो CEO है वर्तमान में कौन है, ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है यही है, कल्याण कुमार है। और इनको कितने वर्षों के लिए, तो ये 3 वर्षों के लिए इनको नियुक्त कर गया। ये पहले पंजाब नेशनल बैंक में जो है कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्य कर रहे थे, लेकिन अब किसका बनेंगे, तो ये आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में, है ना। तो आप याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो है सीधे तौर पर CEO। तो CEO कौन बन गए हैं, तो आपको कल्याण कुमार। कितने वर्षों के लिए, तो 3 वर्षों के लिए। जस्ट वहीं से एक प्रश्न है आपको, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जाने, वैसे आप लोग जान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का भी जो है CEO जो है परिवर्तन कर दिया गया है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रबंध निदेशक और CEO हैं, इनको भी जो है 3 वर्षों के लिए जो है इनका कार्यकाल सौंपा गया है। और किनको सौंपा गया है, किनको नियुक्त किया गया है, तो ये सौंपा गया है किसको, आशीष पांडे को, है ना। ये किनको, तो ये आशीष पांडे को। तो ध्यान रखेंगे आशीष पांडे जो बन रहे हैं आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, जबकि कल्याण कुमार किसका, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। दोनों में जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें जो है आपको दोनों नाम देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सब जो आपको ध्यान रखना है, ये जो आप नाम आपको जो तस्वीर देखने को मिल रहा है, यही आपको कौन है, आशीष पांडे हैं। और आशीष पांडे जो बन रहे हैं कौन से बैंक के, तो ये आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बन रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको भी जो है 3 वर्षों के लिए जो है इनको नियुक्त किया गया है। यहाँ से जो ज़्यादा कुछ फैक्ट बनता नहीं है, ज़्यादा फैक्ट तैयार करने की कोशिश भी नहीं करना है। इस जगह से आप इतना CEO याद रखिएगा, प्रश्न आपके लिए काफ़ी है, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला जो आप लोगों के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, आइए बातचीत करते हैं। और हाल फिलहाल में जो है आपको इससे संदर्भित एक प्रश्न करवा चुके हैं, जब इनका निधन हुआ था तो वो प्रश्न आप लोग करवा चुके हैं। और क्या करवाए थे, तो कि एक असम के गायक थे, और असम के जो गायक थे उनका नाम था जुबिन गर्ग, और उस वक्त प्रश्न करवाए थे कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इनका संबंध जो था किस क्षेत्र से, तो ये गायन के साथ है ना, गायक थे। आइए यहाँ से अभी प्रश्न क्या बन रहा है, ये प्रश्न जो है लिया गया है, क्या प्रश्न यहाँ से तैयार किया गया है, तो ये आइए बातचीत करते हैं। चलिए चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं कि असमिया गायक, एक असमिया के गायक थे, ठीक है, असम के गायक थे, और उनका क्या नाम था, तो जुबिन गर्ग था। नाम क्या था, अच्छे से याद रखिएगा, जुबिन गर्ग। अब देखिए क्यों जुबिन गर्ग जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, उनके बाद भी जो है प्रश्न क्यों यहाँ से क्या बन रहा है, तो जुबिन गर्ग को जो है श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने, पूछ रहा है कि श्रद्धांजलि देते हुए किस देश ने जो है अपने एक द्वीप का नाम जो है बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है। एक द्वीप का नाम परिवर्तन करके जो है जुबिन गर्ग द्वीप रखा गया है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है एक इंटरनेशनल से, और इंटरनेशनल के साथ साथ क्या ज्योग्राफी देखने को मिल रहा है। तो एक द्वीप जो देखने को मिल रहा है, तो द्वीप का नाम बदलकर जो है जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है ना। और जुबिन गर्ग जो है गायक थे कहाँ के, तो ये असम के, भारत के थे। हिंदी गाना भी गाते थे, लेकिन जो है आपको असम में जो है ये लोकल गायक के तौर पर ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वैसे आपको ये हिंदी गाना भी गा चुके हैं। तो जुबिन गर्ग को आप लोग जानते ही होंगे, और जुबिन गर्ग का हाल ही में निधन हो गया है। और जुबिन गर्ग का जो निधन हुआ है, तो आप ऐसा कुछ अभी रिपोर्ट नहीं है कि किस वजह से हुआ है ना, तो हत्या किया गया है या खुद ब खुद उनकी मृत्यु हुई है, प्राकृतिक मौत हुई है, ये क्या है नहीं है, तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आप प्राकृतिक मौत ही है ना, कि हार्ट अटैक की वजह से। तो अभी हार्ट अटैक किसी को भी आ सकता है। चलिए यहाँ पर आइए बात कर लेते हैं, वो प्रश्न तो करवा चुके हैं उसको छोड़ते हैं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है उस पर बात करते हैं। कि हाल ही में जो है असम के जो गायक हैं जुबिन गर्ग जो है इनका निधन हो गया है। और उनका निधन जो है आपको कहाँ पर हुआ था, तो इनका निधन हुआ था कहाँ पर, सिंगापुर में हुआ था। इनका निधन कहाँ पर हुआ था, और सिंगापुर में। और इसी जगह से अब देखिए प्रश्न आप लोगों को, प्रश्न यहाँ पर आंसर करवाए थे बातचीत में, लगता है कि आंसर नहीं करवाए, है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, बदल कर जो जुबिन गर्ग कर दिया गया था, तो इसका आंसर जो बनेगा सिंगापुर बनेगा, है ना। सॉरी, यदि आंसर नहीं करवाए तो आंसर कर लीजिए इसका, ठीक है। तो इसका जो द्वीप का नाम बदल कर जुबिन गर्ग रखा था किस देश के द्वारा, तो ये आंसर होगा इसका, क्या होगा, आपको आंसर बनेगा सिंगापुर होगा। कभी कभी बातचीत में जो है आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं है ना। आइए देख लेते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, इसलिए जो है आपको प्रश्न भी देते हैं, प्रश्न के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य देते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ जो है आपको 3 फॉर्मेट में देखिए दे रहे हैं। एक तो आपको सीधे तौर पर देते हैं क्या है, ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्य क्या दे रहा है या पेपर में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा लिखने की प्रयास करके आपको समझाने का प्रयास रहता है कि आप इतना में समझ जाइए, इतना सा आपका प्रश्न तैयार हो जाए। उसके बाद जो है आपको इमेज दिखा देते हैं, इसलिए कि आपके मन मस्तिष्क पर कम से कम बैठे कि हाँ ये प्रश्न जो है आपको हो चुका है और इसके बारे में आपको जानकारी है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में जो है असम के जो गायक हैं जुबिन गर्ग, है नहीं अब थे, ठीक है, असम के जो गायक थे आपको जुबिन गर्ग, इनका निधन हो गया है। और इनका निधन जो है कहाँ पर हुआ था, तो इनका निधन जो है सिंगापुर में हुआ था। एक प्रोग्राम के परफॉर्म करने के लिए ये गए थे, कहाँ पर गए थे, प्रोग्राम परफॉर्म करने के लिए, आपको प्रोग्राम करने के लिए गए थे, सीधी सी बात है, सिंगापुर गए थे। और सिंगापुर में जाते हैं तो यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि एक द्वीप पर ये स्नान करने के लिए जाते हैं और वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिंगापुर ने जो है जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए सिंगापुर के उस द्वीप का नाम क्या कर देते हैं, ये बदल कर इनका नाम जो है जुबिन गर्ग के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है। जिस द्वीप पर जो है इनकी मृत्यु होती है, जहां पर ये जाते हैं स्नान करने के लिए, और उसी द्वीप पर क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी द्वीप का नाम परिवर्तन करके किस नाम पर कर दिया गया है, जुबिन गर्ग। और ये श्रद्धांजलि दिया जाता है किसके द्वारा, तो ये सिंगापुर के दिया, एक तरह से उनके नाम का श्रद्धांजलि दिया गया है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जुबिन गर्ग द्वीप, आप सीधा ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जुबिन गर्ग द्वीप जो है किस देश में है। तो जुबिन गर्ग द्वीप जो है कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, सिंगापुर में देखने को मिलेगा। जैसे ही सिंगापुर का नाम आया है, बार बार बोलते हैं कि जब भी देश का नाम आएगा तो देश के नाम में इसके साथ साथ क्या याद करेंगे, वहाँ की राजधानी, वहाँ पर मुद्रा, ये तो याद रहेगा ही। और महत्वपूर्ण रहेगा देश तो वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में भी, ठीक है। और इसी के साथ जो हम लोग याद कर लेते हैं क्या, सिंगापुर की राजधानी। तो सिंगापुर की राजधानी, छोटा सा देश सिंगापुर है और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी ही है। और यहाँ पर यदि बात करें कि मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है, तो सिंगापुर में कौन सी मुद्रा चलती है, तो ये मुद्रा लेके चलता है, डॉलर मुद्रा लेके चलता है। यदि बात करें कि यहाँ पर वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है सिंगापुर के, तो लॉरेंस वोंग है प्रधानमंत्री। और सिंगापुर के राष्ट्रपति के बारे में यदि बात करें कि राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है सिंगापुर के कौन है, थर्मन
षणमुगरत्नम है। कौन है? थर्मन षणमुगरत्नम है, जो कि आपको सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं। उम्मीद है कि आप याद रखिएगा ये प्रश्न को, है ना। आसानी से आपसे प्रश्न बनना चाहिए, यदि आपसे प्रश्न पूछे तो प्रश्न बनना चाहिए। और ये जो तस्वीर आपको देखने को मिल रहा है, यही जुबिन गर्ग थे, जिनका हाल ही में आपको सिंगापुर में मृत्यु हो जाता है। और ये असम के प्रमुख गायक थे, हिंदी भी गाना गा चुके थे, लेकिन इनका हाल ही में जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर जो है जुबिन गर्ग द्वीप नाम रखा गया है सिंगापुर के द्वारा। इनको एक तरह से श्रद्धांजलि दिया गया है, ठीक है। इनका जो है वहाँ पर बहुत सारा प्रशंसक सिंगापुर में थे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करता है। और अगला प्रश्न जो है आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? किसी भी परीक्षा की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, है ना। तो इस प्रश्न को जो है आप अच्छे से इसको नोट करके रखिएगा और इसको जो है VVI करके रखिएगा। देखते हैं क्या है प्रश्न, आइए पढ़ लेते हैं प्रश्न को। तो किस राज्य में पूछ रहा है कि किस राज्य के कोंडा रेड्डीपल्ली गांव, क्या नाम है गांव का? तो ये कोंडा रेड्डीपल्ली गांव है। और ये पूछ रहा है कि दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। क्या है? 100%, 100% कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो आपको देखने को मिलेगा, क्या आपको सौर ऊर्जा से ये संचालित गांव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है जो बिजली आ रही है, किससे आ रही है बिजली जो प्राप्त की जा रही है आपको? ये आपको सौर ऊर्जा से, है ना। तो सौर ऊर्जा से ये, और कौन सा गांव? दक्षिण भारत का कौन सा गांव? और पूछ रहा है कि किस राज्य का ये गांव है। गांव कौन सा है? ये आपको कोंडा रेड्डीपल्ली गांव है। क्या नाम है गांव का? गांव का नाम है कोंडा रेड्डीपल्ली गांव। क्या आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं आज? क्या हो गया, आप लोग साइलेंट हैं, सोए हुए हैं? क्या आप लोगों के पास वीडियो नहीं जा रही है? वीडियो जो देख रहे हैं तो कम से कम आप लाइक करिए, है ना। यदि प्रश्न आप बना रहे हैं, साथ साथ आप बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। यदि आपसे प्रश्न बनती है तो अच्छी बात है, यदि नहीं बनता है तो आपको सीखने को मिलेगा, कोई बात नहीं है। आंसर आप दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं? प्रियंका जी आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर B नंबर आंसर आ रहा है, तमिलनाडु, ठीक है। तो क्या है, आप आंसर जब लिख रहे हैं, थोड़ा सा आपसे गुजारिश ये है कि जो आंसर आप ABCD करके लिखते हैं तो उसमें जो है थोड़ा सा आप नाम लिख सकते हैं। यदि आपको लग रहा है यहाँ पर यदि आंसर आप दे रहे हैं, ये आप 8 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, तो आप तमिल लिख सकते हैं, तमिलनाडु लिख सकते हैं, ठीक है। तो T से कम लिखने का प्रयास करिए, है ना। तेलंगाना, ठीक है। आप चलिए, इस बार आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। इस बार जो है आप तेलंगाना दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल D। इस बार आंसर बिल्कुल सही आपका आ रहा है ना। इस बार जो आंसर आप दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि आपका जो आंसर है इस बार सही लिखने का जो आप इस बार जो प्रयास किए तेलंगाना, जो आप लिखने का प्रयास किए, ये लिखने का तरीका भी अच्छा है। इससे समझ में आसानी से आ जाता है कि आप किस प्रश्न का आप जवाब दिए हैं, ठीक है। ABCD से आपको समझ में नहीं आता है कि आप पीछे चल रहे हैं कि आगे चल रहे हैं या कहाँ चल रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि मेरे साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ पर आप जो लिखने का तरीका इस बार अपनाए हैं, बिल्कुल सही अपनाए हैं। और इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर जो बनेगा तेलंगाना, बिल्कुल सही आंसर आपका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गांव याद रखिएगा, अच्छे से आप गांव याद रखिएगा कि कोंडा रेड्डीपल्ली गांव का नाम है। और ये किस राज्य का है? तो ये राज्य आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। और तेलंगाना में ये जो गाँव देखने को मिलेगा, ये पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट हो गया है? अब ये जो पूरी तरह से चलेगा ये सौर ऊर्जा पे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत देख लेते हैं, क्या यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले तेलंगाना, है ना। तो तेलंगाना आपको याद रखिएगा कि किस राज्य का, तो तेलंगाना का। और गांव का क्या नाम है? कोंडा रेड्डी। अच्छे से 2-3 बार नाम लीजिएगा तो याद हो जाएगा। क्या नाम है आपका? अपना गांव याद रहता है, उसी तरह से 2-3 बार याद रखिए। दक्षिण भारत का थोड़ा सा गांव कठिन नाम होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, 2-3 बार नाम लीजिए, आसानी से याद होगा। और बोलना है अपने आप में। जब आप क्लासरूम में नहीं है तो आप जहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो बोलने में आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, अपने आप में बोलिए, ठीक है। तो कोंडा रेड्डीपल्ली गांव, और ये जो आपको गांव देखने को मिलेगा किस राज्य में? तो आपको ये तेलंगाना में देखने को मिलेगा। और ये दक्षिण भारत का पहला ऐसा गांव बन रहा है जो कि पूर्णतः किससे संचालित होगा? ये पूर्ण रूप से जो है सौर ऊर्जा से, ठीक है। पूर्ण रूप से किससे? सौर ऊर्जा से ये संचालित गांव होगा। तो यहाँ पर जो है बिजली बिल क्या आएगा? तो बिजली बिल जो है शून्य खर्च होगा, स्वाभाविक बात है। ये फायदा भी होगा, आम व्यक्ति को भी फायदा होगा। और उसके बाद जो है पर्यावरण को भी यहाँ पर फायदा देखने को मिलता है। तो पर्यावरण संरक्षण के तहत भी ये जो है महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, ठीक ना। चलिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। और उसके बाद चाहे नाम जैसे ही तेलंगाना का है, आपको बार बार बोलते हैं कि जब भी राज्य का नाम आएगा तो राज्य के बारे में हम लोग बात क्या करेंगे कि राजधानी क्या है। तो सभी को मालूम है तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो A रेवंत रेड्डी, जिसको कि बोलते हैं फुल फॉर्म के तौर पर क्या? अनुमूला रेवंत रेड्डी। तो इसको क्या बोलते हैं? A रेवंत रेड्डी होगा आपके किताब में लिखा हुआ। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? ये जिष्णु, सही लिखा हुआ है, विष्णु नहीं करना है, विष्णु पढ़ना भी नहीं है। क्या पढ़ना है? जिष्णु, सही लिखे हैं, जिष्णु देव वर्मा,
ठीक है। तो जिष्णु देव वर्मा है। लोकसभा की यदि सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें आपको तेलंगाना में कितना सीटें देखने को मिलता है, 17 सीटें, और राज्यसभा की कितनी सीटें, आपको 7 सीटें। ये प्रतिदिन इसलिए बात करते हैं कि कम से कम आपको लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें याद हो जाए। जहां पर भी आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे होंगे राज्य व्यवस्था में आप लोगों को पढ़ाया जाता होगा कि लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, आपको वहां पर एक चैप्टर ही है इसके बारे में, है ना। तो वहां से जो है ये इसलिए प्रतिदिन जब भी महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आएगा तो महत्वपूर्ण तथ्य के राज्य जब भी आएगा तो राज्य के बारे में ये बात करेंगे, जिससे क्या होगा, आपको यदि याद है तो आपका रिवीजन होगा, यदि याद नहीं है तो प्रतिदिन यदि बात करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उम्मीद है कि याद हो जाएगा आसानी से। और ये जो आपको प्यारा सा गांव देखने को मिल रहा है दक्षिण भारत का, ये कौन सा गांव देखने को मिल रहा है, ये आपको कोंडारेड्डीपल्ली गांव देखने को मिल रहा है। और जो कोंडारेड्डीपल्ली गांव देखने को मिल रहा है ये किस राज्य का, तो आपको तेलंगाना का, याद रहेगा। और ये पूर्णतः किससे चलने वाला, संचालित होने वाला ये गांव है, तो ये आपको पूर्णतः जो संचालित होने वाला गांव है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव है। चलें अगले प्रश्न पर। अब जो अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपको देखने को मिला क्या, ये भी जो आपको पर्यावरण से संदर्भित प्रश्न है ना। क्या है पर्यावरण से संदर्भित प्रश्न, आइए देखिए। वो भी पर्यावरण से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था, करंट के साथ साथ पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। ये भी आपको जो है पर्यावरण से संदर्भित, करंट के साथ साथ पर्यावरण जुड़ा हुआ। हिम तेंदुआ, देखते होंगे हिम तेंदुआ को, नाम सुने होंगे हिम तेंदुआ के बारे में। तो हिम तेंदुआ जो है पूर्ण जनसंख्या का आकलन जो है करने वाला राज्य जो है भारत का पहला, पूछ रहा है कि पूर्ण जनसंख्या आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। भारत का पहला राज्य है, तो भारत का पहला राज्य आपको अच्छे से याद रखना है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जो कि हिम तेंदुआ का पूर्ण जनसंख्या आकलन कर चुका है। तो ये कौन सा राज्य है, आंसर बता सकते हैं आप लोग, दे रहे हैं आंसर। यदि आंसर आप दे रहे हैं तो इसका आंसर बताने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए आंसर देते चलिएगा, बिल्कुल सही है आपका आंसर। जो पिछले, आप अभी तक तो पिछले प्रश्न के आंसर पर हैं लक्ष्मी जी, है ना। आप आइए अगले प्रश्न पर आइए, इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। और यहाँ जो आंसर बन रहा है, आंसर क्या बनेगा बताइए, कौन सा आंसर आसान बनेगा। आप दो ऑप्शन आसानी से छांट सकते हैं, बिहार और गोवा को, इसको आसानी से छांट सकते हैं। देखिए ये भी तरीका होता है बनाने का कि कौन सा आंसर नहीं होगा, तो ये आपको दोनों नहीं होगा। अब बचा जो आपको हिम तेंदुआ, हिम कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो स्वाभाविक बात है जो कि हिमालय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, है ना। तो आपको हिमालय से जो आपको देखने को मिल रहा है, बॉर्डर सीमा साझा करते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कौन कौन सा, तो आपको हिमाचल प्रदेश और कौन सा, असम। तो यहाँ पर जो है ऊंचाई वाला यदि क्षेत्र बात करते हैं तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलता है कौन सा, हिमाचल वाला भाग देखने को मिलता है ना। तो ये भी आंसर नहीं बनेगा, तो आपको आंसर कौन सा बनेगा, तो आपको हिमाचल प्रदेश बनेगा। तो आप आंसर बनाने का तरीका एक ये भी होता है कि कौन सा नहीं होगा, ये भी जानकारी होनी चाहिए कौन सा नहीं होगा। तो होगा कौन सा, तो आपको यहाँ पर जो आंसर बन रहेगा कौन सा आंसर बनेगा, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा आंसर बनेगा, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश बनेगा। जो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जो कि हिम तेंदुआ का पूर्ण जनसंख्या का क्या कर चुका है, आकलन कर चुका है। तो ये आपको याद रखना है। और हिम तेंदुआ आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो कम से कम इमेज तो देखे होंगे ना, बिल्कुल देखे होंगे इमेज यार, नहीं तो आप, चलिए हिम तेंदुआ चिड़ियाघर में भी नहीं रखा जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसके लिए क्या इसका आवश्यकता होती है, बर्फ का आवश्यकता है, बर्फीले क्षेत्र में ही रह सकता है। गर्म क्षेत्र में पटना में रख दे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये इसको बर्फीले क्षेत्र चाहिए और ऊंचाई वाला क्षेत्र चाहिए, और ऊंचाई जहां पर होगा वहीं पर ठंडा होगा। और ऊंचाई आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया क्या होगा कि जैसे जैसे ज्योग्राफी का देखिए महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी विषय को पढ़ने के लिए। जैसे जैसे आप पृथ्वी से जो है, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है। और हिमालय में आपको देखने को मिलता है, ऊंचाई वाले स्थानों पर आपको क्या देखने को मिलता है, तापमान कमी और बर्फीला क्षेत्र देखने को मिलता है। और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, आपको एक जानवर देखने को मिलता है, ये आपको व्हाइट कलर का होता है। किस तरह का होता है, बर्फ में व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, या किसी भी जानवर को जो है कह सकते हैं कि पता नहीं चलता कि आपको कहां से ये छिपा हुआ है। तो इसको शिकार करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हिम तेंदुआ को शिकार करना आसान हो जाता है। और यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा जो है हिम तेंदुआ का जो है 2025 में 83 यहाँ पर देखा गया कि कितना आकलन किया गया, तो कितना हिम तेंदुआ पाया गया, तो 83 हिम तेंदुआ, जो कि 2021 में कितना था, तो 2021 में आपको 51 था। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो है राज्य वन विभाग और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के द्वारा जो है मिलकर जो है इसका आपको क्या जनसंख्या जो है निकाला गया है ना, कि कितना वर्तमान में जो है आपको देखने को मिल रहा है। और ये किस क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में, तो आपको स्पीति घाटी जो देखने को मिल रहा है, किन्नौर और लाहौल के बारे में आपको बता चुके हैं। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, यहाँ पर जो है आपको ये 26,000 वर्ग किलोमीटर में जो है ये कवर किया गया है। इस क्षेत्रों में से जो है एक तरह से देखा गया है कितना यहाँ पर हिम तेंदुआ पाया जाता है। और ये पहली बार है कि जो स्थानीय महिलाओं ने भी इसमें कह सकते हैं कि इस डेटा विश्लेषण में भाग लिए थे।
तो आपको ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है ना, इससे आवश्यकता है भी नहीं। और जब भी नाम आया हिमाचल प्रदेश का, अब नाम आता है हिमाचल प्रदेश का, तो जल्दी से बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला है। और मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री आपको आसानी से याद रहता है, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। और राज्यपाल याद नहीं रहता है, तो राज्यपाल अच्छे से याद रखिएगा। तो राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल हैं। लोकसभा की सीटों की यदि बात करते हैं तो लोकसभा की सीटें कितना हिमाचल प्रदेश में है, 4 सीटें हैं। और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आपको यहाँ पर 3 सीटें देखने को मिलेगा, ये आपको हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं हम लोग बातचीत कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, है ना। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। ये पुरस्कार संदर्भित प्रश्न है, और पुरस्कार संदर्भित प्रश्न है तो इसको जो है आपको अच्छे से एक बार कवर करिए, है ना। पुरस्कार पूछा जाता है, और यहाँ पर जो है पुरस्कार क्या है कि सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है किस देश को ISSA पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। अब किस क्षेत्र में जो है, ये है सामाजिक क्षेत्र में, और सामाजिक क्षेत्र में जो है सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है पूछ रहा है कि किस देश को जो है ISSA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, तो इसका सही आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, अपना देश भारत ही बनेगा। आप लोग आंसर दे रहे हैं, चलिए हिमाचल बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है। अभी आइए इस प्रश्न पर आइए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, तो इसका आंसर जो बनेगा आपको भारत बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा ग्रहण किया गया, तो मनसुख मांडविया के द्वारा जो है, हम लोग के जो मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इनके द्वारा जो है ये पुरस्कार को ग्रहण किया गया। कहाँ पर, तो ये पुरस्कार जो वितरित किया जा रहा था मलेशिया में। आइए लाइन एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा के उत्कृष्ट, है ना, सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ क्या बोलते हैं, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ, इस यहाँ पर आपको हिंदी में लिखा हुआ है। यदि बात करिएगा कि इसका फुल फॉर्म ISSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर आपको नीचे में लिख दिया है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है ना। जानकारी होनी चाहिए कि किसका फुल फॉर्म क्या होता है। कभी कभी जो है फुल फॉर्म सीधे तौर पर पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर जो है फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है, जो कि ISSA का फुल फॉर्म होता है। और इन्हीं के द्वारा जो है आपको 2025 का जो है सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है। और किसको दिया गया है, तो ये सम्मान दिया गया है, भारत को सम्मानित किया गया है। और किस देश के द्वारा, जिसे मलेशिया में जो है आयोजित, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इस बार जो है मलेशिया में आयोजित किया गया था। सामाजिक सुरक्षा मंच के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जो है ये पुरस्कार को क्या करते हैं, भारत की तरफ से ग्रहण करते हैं। तो भारत की तरफ से कौन ग्रहण करते हैं ये पुरस्कार को, तो मनसुख मांडविया। किन के द्वारा दिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना कि आपको मलेशिया के द्वारा, ठीक है। और किस देश को प्राप्त हुआ है, तो ये अपने देश भारत को ही प्राप्त हुआ है। तो अच्छे से आपको कवर करके इसको याद रखना है, ठीक है। तो इतना था हम लोगों का क्या था, करंट अफेयर्स संदर्भित प्रश्न था, जो कि सेगमेंट के अंतर्गत जो चलता है कम से कम 10 प्रश्न, तो ये आप लोगों को हो चुका है। और पिछले वीडियो में आप लोगों से क्या प्रश्न पूछे थे, कल के वीडियो में पूछे थे क्या प्रश्न आप लोग, आइए देख लेते हैं उसका सही जवाब क्या होता है। आप लोगों को जो है ये प्रश्न जो है कितने तारीख को, तो ये आपको 4 अक्टूबर को ये विशेष करवाए थे, है ना। कितने तारीख को करवाए थे ये प्रश्न, आपको जो है 4 अक्टूबर को जो है आपको देखने को मिलेगा क्या, विस्तार से ये प्रश्न करवाए हैं, है ना। यदि आप नहीं देखें इस प्रश्न के बारे में, जो प्रश्न आपको बताने वाले हैं, ये प्रश्न आप नहीं देखे हैं, तो आप जाके 4 अक्टूबर वाला वीडियो में देख सकते हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं कि मीराबाई चानू, और यही प्रश्न आप लोगों को कल के वीडियो में पूछे थे कि मीराबाई चानू ने जो है 2025 आपको विश्व भारोत्तोलन, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग बोलते हैं, तो वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में इनके द्वारा जो है कौन सा पदक जीता गया, इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया। आप आंसर नहीं दिए थे यूट्यूब पे, तो आप आंसर अभी दे सकते हैं, है ना। आपके लिए रुकते हैं कुछ देर, तो आप आंसर अभी भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या बन रहा है। मीराबाई चानू के द्वारा जो है 2025 में वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता गया, तो इसका सही आंसर जो बनेगा कौन सा, इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है, ठीक है। यदि आपको जानकारी नहीं है कि गोल्ड किसके द्वारा जीता गया है और कांस्य किसके द्वारा जीता गया है, तो आज आप बताएंगे नहीं। तो जाना है आपको कहाँ पर, तो आपको ये 4 अक्टूबर का वीडियो जाके देखना है। और 4 अक्टूबर के वीडियो में जो है आपको पहला प्रश्न है, वहाँ पर जो है मीराबाई चानू के बारे में विस्तार से बताया है कि किनको गोल्ड मिला है और किनको कांस्य पदक मिला है, और रजत तो आपके लिए ये प्रश्न दिए ही थे। इसका आंसर मीराबाई चानू, जो कि मणिपुर की रहने वाली है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है, तो आपको इनको मिला था। थोड़ा सा यहाँ पर जो तस्वीर है, ये तस्वीर जो है थोड़ा सा देखिएगा, तो ये जो आपको करवाए थे, आपको क्या, ये जो आपको 10वां प्रश्न करवाए थे, है ना, तो सामाजिक सुरक्षा दृष्टि से आपको कौन सा पुरस्कार ISS का मिलता है। ये पुरस्कार जो सम्मानित मनसुख मांडविया के, ये थोड़ा सा तस्वीर इमेज ऊपर नीचे लाने में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर हुआ है ना, स्लाइड थोड़ा सा जो है उल्टा हो गया है। तो ये ध्यान रखना, ये जो इमेज आपको जाएगा कहाँ पर जाएगा, तो PDF में, तो ये इमेज आप ध्यान रखिएगा, ये ऊपर वाले प्रश्न का है।
चलिए आज का क्या प्रश्न है, आपको जाते जाते जो है आज का प्रश्न छोड़ के जाएंगे और इसका जवाब जो है आपको देना है कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में देना है, यूट्यूब के चैनल पे के जहाँ पर भी मिल रहा है ये आपको, वहाँ पर जाके आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये प्रश्न भी जो है आपको कल के वीडियो में 5 अक्टूबर के वीडियो में इसको जो है पूरे विस्तार से बताए थे। जो भी आपको कल के वीडियो में बताते हैं वो आप लोगों से जो है एक प्रश्न पूछते हैं, जिससे क्या होता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं आसानी से। वैसे प्रश्न भी आसान है, वैसे आप लोग जानते ही हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, 5 अक्टूबर का वीडियो देख सकते हैं। क्या है प्रश्न, आइए बात कर लेते हैं। हाल ही में जो है भारत का नया वनडे कप्तान जो है किसे नियुक्त किया गया है? आसान प्रश्न है आप लोगों के लिए। वनडे का नया कप्तान, आप जितना जानकारी है वनडे, टी20 और टेस्ट के बारे में सभी का कप्तान आप लिखने का प्रयास करिएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन सा कप्तान वर्तमान में कौन कौन से फॉर्मेट में कौन कौन से कप्तान हैं, है ना। जितना जानकारी है उतना आप लिखने का प्रयास करिए, जितना आप लिखिएगा उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा और आसानी से आपको याद होगा। चलिए तो हम लोग जो है करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहीं तक रखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा और प्रत्येक दिन आप वीडियो प्राप्त कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।